एक पौधे में खिलने के सारे गुण होते हैं, पोटेंशियल होता है, लेकिन अगर उसको सही मिट्टी, पानी, खाद, धूप ये सब ना मिले तो वो तो बेचारा मुरझा जाएगा ना। अब आप पौधे से तो नहीं कहेंगे ना कि खिलने वाले कहीं भी खिल सकते हैं। तीनों ही चुप थे, शायद सोच रहे थे कि जवाब कौन देगा, क्योंकि इस हमाम में तो सभी, समझे ना। वैसे तो रात में ट्रैवल करने के बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन रात में ट्रेन की जर्नी, अरे रे 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 रे, बहुत ज्यादा बढ़िया और अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। अगर आपने थर्ड एसी का टिकट कटाया है तो एक बात तो तय है कि आप अकेले सफर नहीं करेंगे, आपके साथ 6 से 8 लोग और होंगे जो आपके साथ ट्रैवल करेंगे। अब ये ट्रैवल SAFAR वाला सफर होता है या SUFFER वाला सफर होता है, ये आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस नई दिल्ली से रात में 11:25 पे निकलती है और सुबह 7:30 बजे लखनऊ पहुंचा देती है। आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बैठते हैं ट्रेन में, सामान सेट करते हैं, सोते हैं मस्त बढ़िया से, और सुबह उठते ही आप मुस्कुरा देते हैं क्योंकि आप लखनऊ में होते हैं। अब नियम ये कहता है कि जो आया है वो जाएगा भी। मतलब जब आप लखनऊ से नई दिल्ली वापस जाते हैं और आप पे एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का टिकट नहीं होता, तो आप मन मार के कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके शताब्दी का टिकट करा लेते हैं। लगभग 3:30 बजे लखनऊ से चल के लगभग 10:30 बजे तक दिल्ली पहुंचा देती है। वैसे तो शताब्दी में नाश्ता और डिनर दोनों मिलते हैं, लेकिन इसमें एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाली बात नहीं होती। मतलब इसमें टाइम PM से AM नहीं होता। आप 3:30 PM पे बैठते हैं और लगभग 10:30 PM पे उतर जाते हैं। मुस्कुराहट तो वैसे भी लखनऊ में रह गई होती है, और इसमें बर्थ नहीं होती, शताब्दी में सीट्स होती हैं, चेयर कार। अब आप इस SUFFER वाले सफर को SAFAR वाला सफर कैसे बनाते हैं, ये आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। मतलब अगर देखा जाए तो बात घूम घुमा के लौट कर किस्मत पे ही आ जाती है। ये कहानी है हमारे राजीव जी की, जिनकी किस्मत इनके साथ थोड़ा सा खेल खेल रही है। लॉन्ग वीकेंड पे अपने घर आए थे लखनऊ, और अब वापस जा रहे हैं। जीवन में ना कई दुख होते हैं, कई तरीके के दुख होते हैं, लेकिन अपनी छुट्टी का आधा दिन सफर में बिताना अपने आप में एक परम दुख है। कमबख्त एसी सुपर फास्ट की टिकट कंफर्म ही नहीं हुई, और तत्काल वाली खिड़की तो खुलने से पहले ही बंद हो गई। शताब्दी का टिकट तो प्लान बी था, इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन कौन मनहूस प्लान बी पे जाना चाहता है। खैर, जैसा था वैसा था। प्लान ए बढ़िया था, हजरतगंज में डिनर करते और वहीं से चारबाग रेलवे स्टेशन के लिए निकल लेते। रात में मस्त अपना सामान सेट करते, सोते और सुबह नई दिल्ली पहुंच जाते। खैर, शताब्दी में ये सब सुविधा कहाँ मिलेगी। वही है ना, जैसा था वैसा था। अब तो जो होना था वो हो गया। इंडिपेंडेंस डे के लॉन्ग वीकेंड में जितना खुश राजीव जी थे, उतना खुश और कोई शायद ही हुआ होगा। अब फिलहाल ये वापस नई दिल्ली जा रहे हैं, अपनी कर्म भूमि। लखनऊ से कानपुर पहुंचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, और उस दौरान लोग अपने फोन में मस्त और व्यस्त रहते हैं। वैसे तो राजीव जी भी अपने में खोए खोए रहना चाहते थे, लेकिन इनकी किस्मत वैसी थी नहीं। इनको सीट भी कौन सी मिली जहां पे इनके बगल में एक बैठता है और सामने 2 बैठते हैं। फिलहाल तो इनके बगल वाली सीट और सामने वाली सीट खाली थी, लेकिन सामने एक बंदा बैठा था, 26-28 साल का कोई लड़का था। ज्यादा तो उसके बारे में नहीं पता क्योंकि पूछा ही नहीं था, लेकिन हाँ, उसका मुंह देख के ऐसा लग रहा था कि इसका भी प्लान है कैंसिल हो गया है। वरना कौन पागल अपनी आधी छुट्टी ट्रेन में बैठना चाहेगा, वो भी जागते हुए। कानपुर स्टेशन आते ही ट्रेन रुकती है, बहुत कम टाइम के लिए रुकती है, और उसी कम टाइम में बहुत सारे लोग इनके कोच में चढ़ जाते हैं। ये देख के राजीव जी थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। जब आप देखते हैं ना कि आप अकेले नहीं निपट रहे हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हैं वैसे ही पूरी ट्रेन भर के लोग महसूस कर रहे हैं, तो आपको अपना दुख थोड़ा हल्का हल्का लगता है। और जब भी हल्का लगता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आना तो लाजमी है। कानपुर से ट्रेन चल दी और साथ ही समोसे और कॉफी चाय वाला नाश्ता मिलना भी शुरू हो गया। अब नियम तो ये भी कहता है कि अगर चाय समोसे के साथ थोड़ी गपशप ना हो तो बैड लक माना जाता है। और आप कब तक ही मुंह बना के बैठे रहेंगे, इस हमाम में तो वैसे भी सब है ना, समझे ना। सामने वाली सीट पे 40-45 साल की एक मैडम आके बैठ गई थी। उनके बगल में 26-28 साल का लड़का पहले से ही बैठा था, और राजीव जी के बगल में 36-38 साल के श्रीमान आके बैठ गए।
राजीव जी खुद 42 साल के थे तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे थे। अभी यहीं अगर जेनजी वाले 16-17 साल के बच्चे बैठ गए होते इनके बगल, तो राजीव जी क्या करते इनको खुद नहीं पता। खैर, राजीव जी की किस्मत इतनी भी खराब नहीं थी। चाय की पहली चुस्की के साथ ही मैडम ने बोला, ये तो कहो लॉन्ग वीकेंड था, वरना कानपुर से आने का सच बता रही हूँ मन नहीं करता। अच्छी बात यह है कि मैडम को किसी को कन्विंस नहीं करना था। उन्होंने यहाँ ये बोला और साथ ही उन तीनों लोग जो अपना अंदर दर्द दबाए बैठे थे, उन्होंने उनकी बात में हामी भर दी। और बस इतना बहुत था, काफी था कि अगले कुछ घंटे बिताने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स थे जो वेट कर रहे थे डिस्कस होने के लिए। इधर उधर की बातें, बढ़ता पॉल्यूशन, एआई और जॉब्स, मोबाइल स्क्रॉलिंग, इंडिया का फ्यूचर, पाकिस्तान का फ्यूचर, अमेरिका का फ्यूचर, चाइना का फ्यूचर, बॉलीवुड का फ्यूचर, ना जाने कितने सारे टॉपिक्स। पहले तो एक एक करके टॉपिक डिस्कस हो रहे थे, लेकिन टाइम के साथ सारे टॉपिक एक साथ डिस्कस हो रहे थे। सबको मजा आ रहा था। डिनर सर्व होते होते इतना तो कंफर्म हो गया था कि सरकार अगर इन लोग की बात मान ले तो इंडिया का फ्यूचर अभी भी बचाया जा सकता है। डिनर कर ही रहे थे कि राजीव जी के घर से फोन आ जाता है। राजीव जी सबसे बात करते हैं और फोन रखते रखते अपने बच्चे से बात करते हुए वो उसको मोटिवेट करने के लिए बोल देते हैं, और याद रखना, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ सकते हैं। ये कहते हैं, मुस्कुरा के फोन रख देते हैं। डिनर ओवर होने के बाद आइसक्रीम खाते खाते सामने वाली मैडम ने बोला राजीव जी से कि बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अब राजीव जी ने, जेंटलमैन इंसान, उन्होंने बोला इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, बताइए ना, कहिए ना क्या कहना चाहती है। मैडम बोलती हैं कि आजकल बच्चों पर इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है पढ़ाई का, कंपटीशन का, कि कभी कभी पेरेंट्स का मोटिवेशन भी बच्चों के लिए प्रेशर बन जाता है। राजीव जी ने तो ऐसे ही कह दिया था कि बुरा कैसा, आप बताइए। लेकिन कहीं ना कहीं राजीव जी को थोड़ा सा बुरा तो लग गया था। वैसे भी लोग समाज की और सरकार की बातें करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं। उनको गाली देने में, कमी निकालने में, ताने मारने में, कोसने में अलग ही सुकून मिलता है। लेकिन अगर आपको कोई पर्सनली टोक दे तो बुरा लगना तो लाजमी है। मैडम बोलती हैं कि जैसे पौधे में खिलने के सारे गुण होते हैं, पोटेंशियल होता है, लेकिन अगर उसको सही मिट्टी, पानी, खाद, धूप ये सब ना मिले तो वो तो बेचारा मुरझा जाएगा ना। अब आप पौधे से तो नहीं कहेंगे ना कि खिलने वाले कहीं भी खिल सकते हैं। मैडम की बात तो सही थी। तो राजीव जी ने सपोर्ट करते हुए बोला कि देखिए मैडम, माँ बाप अपनी तरफ से सारी कोशिश करते हैं बच्चे को पालने की, पढ़ाने की, उसको बस पढ़ना होता है। और दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चे को वो सब देता है जो उनको खुद कभी नसीब भी नहीं हुआ। इनके बगल में बैठे श्रीमान जी ने भी कहा, बात तो सही लगनी ही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी भी बात थी। और मैडम जी भी कहीं ना कहीं सहमत थी, क्योंकि वो भी तो एक माँ थी। राजीव जी ने अपने आप को बागबान बताते हुए मैडम जी की बात को पौधे वाले एग्जाम्पल से जोड़ते हुए बहुत ही संभाल के, सोच विचार के साइड करा ही था कि इसी बीच जो मैडम के बगल में 26-28 साल का लड़का बैठा था, उसने बोला, आप पढ़ते थे कहीं भी? ये सवाल बस राजीव जी से नहीं था, ये सवाल उन तीनों से था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों लोग बागबान की उपाधि स्वीकार कर चुके थे। तीनों ही चुप थे, शायद सोच रहे थे कि जवाब कौन देगा, क्योंकि इस हमाम में तो सभी, समझे ना। वो लड़का ही बोलता है कि बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान है, फ्री की हैं, कोई भी कर सकता है। इस पे राजीव जी बोल पड़े कि क्या बात कर रहे हैं, कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। और इस बात पे राजीव जी को दो लोग की सहमति मिल गई। और बल्कि मैडम ने बोला कि माँ बाप तो ये भी चाहते हैं कि जो गलतियां उनसे हुई हैं वो गलतियां उनके बच्चे ना करें। बात धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोती जा रही थी। वो तीनों लोग ये साबित करने में लग गए थे कि कैसे माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को दे देते हैं उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। खुद आधी रोटी खाते हैं लेकिन बच्चों को एक रोटी देते हैं। कैसे कैसे करके फीस भरते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। वो लड़का सुन रहा था और सुनते सुनते बोलता है कि वो सब तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने बच्चे पर ये सब करके, तो वो बुढ़ापे में आपकी लाठी कैसे बनेगा। वो थोड़ा सा रुक के बोलता है कि बात यह है कि जब आपके माँ बाप आपके लिए सब कर रहे थे, जब आप बच्चे थे और पढ़ाई करते थे, तो क्या आप लोग कहीं भी पढ़ लिया करते थे, कभी भी पढ़ लिया करते थे, या फिर मन नहीं लगता था, मन मार के एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते थे, या रट्टा मार के पास कर लेते थे और एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में जाते ही सब भूल जाते थे। राजीव जी के बगल में बैठे महाशय ने बोला कि जब आप बाप बनेंगे तब आपसे पूछेंगे ये सवाल
और ये कह के वो हंसना शुरू कर देते हैं। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि हो सकता है, लेकिन मुझको अपना पता है कि मैं तो नहीं पढ़ पाता था बचपन में। अगर मैं पढ़ रहा हूँ और कहीं बारात निकल रही है तो बैंड पे मैं नाचना शुरू कर देता था। लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल जाने में मन नहीं लगता था। क्लास में सवाल पूछने से डरता था। अगर घर में मेहमान आए हुए हैं तो किताब तो खोली रहती थी, लेकिन मेरा एक हिस्सा कहीं ना कहीं मेहमानों के साथ गप्पे मारा करता था। लड़का सबको देखता है और बोलता है कि इसीलिए शायद ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है कि पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ सकते हैं। मैं तो नहीं पढ़ पाता था। हाँ, खेल में कहीं भी सकता था। धूप में, स्कूल के लंच ब्रेक में, दोस्तों के साथ कभी भी। वीडियो गेम तो पूरा पूरा दिन खेल लेता था बिना कुछ खाए पिए। और खेलने का तो बहाना ढूंढना भी नहीं पड़ता था। जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो खेल लो। तो अपने जीवन के एक्सपीरियंस से मैं ये बोल सकता हूँ कि खेलने वाले कहीं भी खेल सकते हैं, या फिर कभी भी खेल सकते हैं, कैसे भी खेल सकते हैं। शायद ऐसे ही जब किसी ने दिल से पढ़ाई करी होगी उसने बोला होगा कि पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ सकते हैं। उस लड़के की बात को बस वो तीन नहीं बल्कि अगल बगल के लोग भी सुन रहे थे। लड़का अपनी बात का वॉल्यूम बढ़ाता है और सबको देखते हुए कहता था कि हर कोई बात सुने, कि हम सबकी ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। शायद इसीलिए नहीं सुनते क्योंकि जो बात हम लोग उनसे कह रहे हैं वो हमारी है ही नहीं। मैडम को देखते हुए बोलता है कि बहुत सारे पौधे हैं जो वहां खिलते हैं जहां पे उनकी उम्मीद थी ही नहीं। लेकिन ये दोनों बातें अलग अलग हैं, इनको मिक्स नहीं करेंगे। मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन माँ बाप बनते ही आप अपना बचपन भूल थोड़ी जाएंगे। शायद अगर आप बच्चे से ये बताएंगे कि पढ़ने में मन तो आपका भी नहीं लगता था, लेकिन पढ़ना जरूरी होता है, धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है। शुरुआत के 10-15 दिन कठिनाई होती है, लेकिन फिर मजा आने लगता है। तब शायद बच्चे आपकी बात सुने भी और माने भी, क्योंकि वो आपकी बात होगी। और शायद इसी बात से वो 10-15 दिन एक्सपेरिमेंट करने को रेडी भी हो जाए। किसी और की बात बोल के आप खुद को अपने ही बच्चों से दूर कर लेते हैं। वो कभी आपको समझ ही नहीं पाते क्योंकि आपने कभी उनसे अपनी बात करी ही नहीं। अगर आप अपनी बात करते तो वो शायद आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। सबने सुना भी और हामी भी भरी, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं दिखाया। 10 बच्चे सो चुका था, ट्रेन रुक गई थी, शायद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ चुका था। लोग अपना सामान उठाने में, सेट करने में व्यस्त हो गए और ऐसे मुंह चुरा रहे थे उस लड़के से जैसे कोई बात हुई ना हो। अनसुना और अनदेखा करना भी, मतलब इग्नोर करना भी अपने आप में एक टैलेंट होता है। लड़का जाते जाते राजीव जी से हाथ मिलाता है और कहता है, सॉरी सर अगर बुरा लगा हो, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा, लेकिन एक बार अपने बच्चों की आंख में आंख डाल के सच बात बोलिएगा, अपनी बात बोलिएगा, आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी। क्योंकि जब आप बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे सवाल करते हैं और आप पे बस अपनी बात का जवाब होता है, किसी और की बात का नहीं। वो लड़का राजीव जी से हाथ मिलाता है और चल देता है। कुछ घंटों के दोस्त जो बने थे सब अनजान बन के अपने अपने रास्ते पे चल देते हैं। राजीव जी भी ट्रेन से उतरते हैं। उस लड़के की बात कहीं ना कहीं उनके मन में अंदर लग गई थी। वो उसी बात पे विचार विमर्श कर रहे थे, अंदर ही अंदर सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि जब भी नेक्स्ट टाइम बच्चों से मिलेंगे, आंख में आंख डालकर वो उनसे अपनी बात करेंगे। राजीव जी बाहर की ओर चल ही रहे थे कि अनाउंसमेंट होता है, नई दिल्ली से लखनऊ जाने वाली एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 11:25 पे प्लेटफॉर्म नंबर से रवाना होगी। लखनऊ जाने वाले सभी यात्री उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 20:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाएगी। May I have your attention, please? ट्रेन नंबर 22692 कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि राजीव जी ने क्या किया होगा। वो वापस अपने कर्म भूमि जहाँ पहुंच गए थे, अपने घर जाएंगे, ऑफिस करेंगे और नेक्स्ट वीकेंड या कभी भी नेक्स्ट छुट्टी में वापस अपने घर आएंगे और अपने बच्चों से बात करेंगे। या फिर वो तुरंत के तुरंत वो ट्रेन पकड़ेंगे, वापस लखनऊ जाएंगे और बच्चों से बात करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि राजीव जी क्या करेंगे, पॉइंट ये है कि आप क्या करते हैं। क्योंकि आपको अगर ये बात की वैल्यू समझ में आएगी तो आपका एक्शन बताएगा कि आपको कितना समझ में आया, आपके लिए ये चीज कितनी वैल्यूबल है और आप पे इस बात का कितना इम्पैक्ट पड़ा है। आप इग्नोर भी कर सकते हैं, वो टैलेंट हम सबके पास है। आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये नहीं कि राजीव जी क्या करते, ये कि आप क्या करते। या फिर अगर आप बच्चे हैं बाई चांस और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं। अगर आपके फादर या मदर राजीव जी हैं तो आप क्या चाहते, वो क्या करें। बस ये कहानी यहाँ खत्म होती है, ये वीडियो भी यहाँ पे खत्म होता है। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ आप हर बार की तरह
थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।